हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड में ईथर स्टार्ट किया था और हम ईथर के केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज मैं ईथर के केमिकल रिएक्शंस में से सिक्स्थ रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बताऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होकर एल्किल क्लोराइड बनता है। हैलोजनीकरण दूसरी अभिक्रिया, हैलोजन से अभिक्रिया कर ईथर सरलता से हैलोजनीकृत हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में केवल अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होते हैं तथा अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। यहाँ पर हमने देखा ईथर क्लोरीन माइनस HCl CH3 CHCl O CH2 CH3 माइनस HCl। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बन रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में संपूर्ण प्रतिस्थापन हो जाता है, वह पर क्लोरोडाइथिल ईथर बनता है। यहाँ पर हमने देखा, आप देखिए ये ईथर है, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके पर क्लोरोडाइक्लोरिल ईथर बना रहा है। अगली अभिक्रिया है एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। निर्जल AlCl3 और ZnCl2 की उपस्थिति में जब ईथर को अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो वे एस्टर बनाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3COCl के लिए AlCl3 की उपस्थिति में, और ये हमने बनाए हैं एस्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर BF3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईथर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। ये एथिल प्रोपेनोइक एस्टर बना है। अगली अभिक्रिया निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन। ईथर की जो वेपर्स है वो एल्यूमिनिया पर 380 डिग्री टेम्परेचर पर प्रवाहित किया जाता है तो जल निकलकर मतलब निर्जलीकृत होकर हमको एल्कीन बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगली अभिक्रिया है अपचयन रिडक्शन। ईथर द्रव अमोनिया की उपस्थिति में तथा सोडियम के साथ अपचयन करके, यहाँ पर हम 2H देख रहे हैं, ये अपचयन करके ईथेन और इथेनॉल बनाता है। ये रिडक्शन रिएक्शन हुई। अगली अभिक्रिया ऑक्सीकरण। स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा परऑक्साइड का निर्माण ऑटो ऑक्सीडेशन होता है ईथर का और वो परऑक्साइड बनाता है। ईथर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके परऑक्साइड बनाते हैं। परऑक्साइड अस्थायी व विनाशकारी होते हैं। ईथर परऑक्साइड के आसवन पर ईथर तो आश्रित हो जाता है लेकिन परऑक्साइड अवशेष बच जाता है। यह विस्फोट के साथ विघटित होता है। यहाँ पर हमने देखा ये ईथर है, ये विस्फोट के साथ विघटित होता है। वायुमंडलीय दाब पर लंबे समय तक संपर्क में रहने से ये परऑक्साइड बनाता है। ईथर में उपस्थित परऑक्साइड का परीक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। परऑक्साइड प्लस फेरस सल्फेट प्लस पोटेशियम थायोसाइनेट गहरा लाल रंग देते हैं। ईथर परऑक्साइड प्लस आयरन प्लस ईथर गिव्स FeSCl से लाल रंग। परऑक्साइड निर्माण रोकने के लिए ईथर के सूक्ष्म मात्रा में Cu2O मिला दिया जाता है। अम्लीय K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया। ईथर को प्रबल ऑक्सीकारक के साथ एल्डिहाइड और फिर अम्लों में ऑक्सीकृत किया जाता है। C2H5O C2H5O K2Cr2O7 एल्डिहाइड एसिटिक एसिड बनता है। कंबशन। ईथर अत्यंत वाष्पशील तथा अत्यंत ज्वलनशील होते हैं और ईथर वायु की उपस्थिति में जलकर CO2 बनाते हैं। इसके बाद है इपोक्साइड। ईथर तो है, इस तरह से हमने ईथर की सारी अभिक्रियाएं देखी। अब हम एक नया मेंबर पढ़ेंगे जो है इपोक्साइड। इपोक्साइड क्या होते हैं? इपोक्साइड 3 सदस्यीय वलय रिंग है। इपोक्साइड की चक्रीय संरचना को इपोक्सी वलय या ऑक्सीरेन वलय कहते हैं। ये अत्यधिक तनाव युक्त यौगिक है। सबसे सरलतम इपोक्साइड इथिलीन ऑक्साइड है। ये हम देखते हैं इथिलीन ऑक्साइड है। ये सबसे सिंपल इसका जो मेंबर है वो है। क्लासिफिकेशन ऑफ इपोक्साइड। सम्मित इपोक्साइड यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों कार्बन पर समान प्रतिस्थापी होते हैं तो उसको सम्मित इपोक्साइड कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं यह इस तरह से कि यहाँ पर दोनों तरफ समान जुड़े हुए हैं तो ये सम्मित इपोक्साइड है। और
दूसरा हम देखते हैं असममित, यहाँ पर एक तरफ दूसरा ग्रुप और अगर एक तरफ कोई भी ग्रुप नहीं है जैसे इस केस में, या दोनों तरफ जो ग्रुप है वो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होते हैं, तो ये असममित इपोक्साइड कहलाते हैं। इसके बाद है नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला का नामकरण व अंकन किया जाता है। श्रृंखला से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु के लिए पूर्वलग्न इपॉक्सी लिखाते हैं तथा श्रृंखला के नाम पर पूर्व उपस्थित को अंकित करते हैं। उदाहरण क्या, ये इपॉक्साइड इथेन है और यहाँ पर ये इनका जो आईयूपीएसी है इपॉक्सी इथेन, ये 2 कार्बन है, तो श्रृंखला से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु से के लिए पूर्वलग्न लिखते हैं। श्रृंखला के नाम पर उपस्थिति को अंकित करते हैं। उदाहरण तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, क्योंकि जो रिंग है वो इस पर है और ये 4 कार्बन का है, तो ये 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन कहलाएगा। इसके बाद इपॉक्साइड्स को बनाने की विधियाँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। यहाँ पर हमने देखा एल्कीन का कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर इपॉक्साइड बनता है। हेलोहाइड्रिन की अभिक्रिया क्षार से कराने पर इपॉक्साइड बनता है। एल्कीनो के पर ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीनो को परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में इपॉक्साइड में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर हमने देखा ये एल्कीन परबेंजोइक अम्ल की उपस्थिति में ये इपॉक्साइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया सामान्यतः CHCl3 या CH2Cl2 में संपन्न होती है। भौतिक गुण। इथिलीन ऑक्साइड अत्यधिक क्रियाशील गैस है, इसका क्वथनांक 14 डिग्री होता है, ज्वलनशील होती है। इपॉक्साइड अभिक्रियाशील यौगिक है। 3 सदस्यीय इपॉक्साइड वलय का बंध कोण 60 डिग्री होता है, जो सामान्य चतुष्फलकीय कोण से काफ़ी कम होता है। यह तनाव एंगल स्ट्रेन इपॉक्साइड में उपस्थित बंधों को दुर्बल बनाता है तथा स्थायित्व को कम कर देता है। अत्यधिक तनाव होने के कारण अन्य ईथर की अपेक्षा इपॉक्साइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अति क्रियाशील होता है। अम्ल तथा क्षार सरलता से इपॉक्साइड के CO बंध को तोड़ सकते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो है इसकी अम्ल उत्प्रेरय वलय का खुलना, तो यहाँ से अम्ल से उत्प्रेरित करते हैं तो ये वलय खुल जाती है और इथेन डाइऑल बनता है। यहाँ पर हम हर रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जल के साथ किया तो डाइऑल बना, HBr काम में लिया तो ब्रोमो इथेनॉल बना, CH3OH काम में लिया तो मिथॉक्सी इथेनॉल बना। सभी में हमने अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वलय को खोला है। अम्ल की उपस्थिति में इपॉक्साइड का ऑक्सीजन प्रोटीनीकृत हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इपॉक्साइड का जो ऑक्सीकरण है वो प्रोटीनीकृत हो जाता है अम्ल के कारण, और ये प्रोटीनीकृत इपॉक्साइड पर नाभिक स्नेही यहाँ पर H2O जब अटैक करता है या CH3OH जब अटैक करता है तो नाभिक स्नेही का आक्रमण ईथरीय ऑक्सीजन की विपरीत दिशा में होता है और हमको इथेन डाइऑल, ब्रोमो इथेनॉल और मिथॉक्सी इथेनॉल मिलते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने अम्ल उत्प्रेरक के वलय का खुलना देखा, अगली अभिक्रिया हम देखेंगे क्षार के साथ इपॉक्साइड वलय जो है वो किस तरह से खुल सकती है। इस अभिक्रिया को हम और आगे की और भी अभिक्रियाओं को हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए आपकी क्लास इतनी है। यहाँ पर हमने ईथर की कुछ रासायनिक अभिक्रिया देखी, इपॉक्साइड को देखा, इपॉक्साइड के बनाने की विधियाँ और इपॉक्साइड के कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है।